हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग रेंज। तो ये हमारा डिस्कशन थर्ड है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का। इस वीडियो में एक नया चैप्टर को देखेंगे कि नए चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किन किन एग्जाम्स में कहाँ कहाँ पर हमसे मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ, चैप्टर नंबर 3। मतलब क्या हुआ हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो हमारी पृथ्वी कैसे कैसे बदल रही है, क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी पृथ्वी में, हमारी धरती में, उन सब चीजों से रिलेटेड है ये कुछ चैप्टर और आज का हमारा डिस्कशन। तो देखते हैं आगे क्या क्या है इस वीडियो में। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मतलब क्या हुआ, हमारा जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है लिथोस्फेरिक प्लेट्स द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल rigid, irregular shaped plates which carry continents and ocean floors। मतलब क्या हुआ, जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें बहुत सारे बड़े छोटे, रिजिड मतलब टाइट, इरेगुलरली शेप्ड मतलब सी कोई शेप नहीं है, अलग अलग शेप्स की हैं, प्लेट्स कैरी करती हैं। उन प्लेट्स में वो प्लेट्स क्या क्या कैरी करती हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस वो करती हैं कवर। ओके, या कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अर्थ्स मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस व्हिच कॉज देम। अब अर्थ का मूवमेंट किस तरह से डिवाइड होगा कि अर्थ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, जो उस पर फोर्सेस लग रही हैं। अब फोर्सेस कैसे कैसे लगती हैं, अब जो फोर्स इंटीरियर में लग रही है मतलब धरती के अंदर लग रही है उसको हम बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो फोर्स सरफेस धरती के सरफेस पर लग रही है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होगी, एंडोजेनिक अगर एग्जांपल लेके चले एंडोजेनिक फोर्सेस में आ जाएगा अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, क्योंकि अर्थक्वेक वॉल्केनो धरती के अंदर से स्टार्ट होते हैं, है ना। और एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर क्या आ जाएगा, अगर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग तो जैसे इरोजन, डिपोजिशन, मतलब कहीं से कोई चीज खत्म हो रही है और कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो रही है तो टूट तो रही है ना धरती, उसको बोल देंगे हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, तो चलते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। तो वॉल्केनो एक ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में जिससे जो पिघला हुआ मटेरियल है, मोल्टन मतलब होता है पिघला हुआ मटेरियल, एकदम बाहर आ जाता है। इस फोटो में देखिए आप लोग, जैसे ये क्रस्ट है हमारी, उसके नीचे मेंटल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैग्मा चेम्बर है जिससे वॉल्केनो बाहर आएगा, या वॉल्केनो से जो मैग्मा है वो बाहर आके लावा बनेगा। ओके, मैग्मा और लावा मैंने आपको डिफरेंस बताया था, वापस रिपीट बता देती हूँ कि जब मोल्टन मटेरियल धरती के अंदर ही रह जाता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब धरती के बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। है दोनों चीजें सेम ही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्मा चेम्बर क्योंकि अभी ये धरती के अंदर है, और जैसे ही ये बाहर आया वैसे इसको हम लोगों ने लावा बोल दिया। जिस नली से आया मतलब ओपनिंग से आया उसको बोलते हैं हम लोग वेंट। जो इसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे क्रेटर, और फिर गैसेस और ऐश मतलब राख जो होती है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कुछ वॉल्केनो ये मतलब ये जो लावा है ये कुछ इस साइड भी डलेगा और इस साइड भी गिरेगा, तो आप लोग फोटो में देख सकते हैं कैसे कैसे ये गिरा हुआ है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स। जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं तो सरफेस अर्थ की सरफेस वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशंस पूरी कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, मतलब ये वाइब्रेशंस जो है वो पूरी धरती पर चल सकती हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं।
ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड अ फोकस। क्रस्ट में वो प्लेस जहां से मूवमेंट शुरू हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर जो होगा वो होगा एपिसेंटर। ओके, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। तो एपिसेंटर हो गया जहां फोकस से सीधा वो प्लेस जो फोकस से ऊपर है। ओके, फिर लिखा हुआ है greatest damage is usually closest to the epicenter and strength of earthquake decreases from the center। कौन सी बात है, जहां पर एपिसेंटर होगा तो वहीं पर या फिर जहां पर फोकस होगा सबसे ज्यादा डैमेज वहीं पर होगा। तो ग्रेटेस्ट डैमेज हो गया एपिसेंटर के आसपास। और जैसे जैसे वेव्स जो होंगी वो दूर जाती रहेंगी या हम लोग दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती रहेगी। ओके, इस तरह से समझ सकते हैं। जिससे सपोज करिए आप हैं दिल्ली में और मैं हूं जयपुर में, ठीक है। अगर दिल्ली में अर्थक्वेक आता है तो दिल्ली के लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा एज कंपेयर टू जयपुर के लोगों को, क्योंकि जयपुर के लोगों तक वाइब्रेशंस नहीं पहुंचेंगी। वहां पर केवल न्यूज में पता चलेगा, लेकिन दिल्ली में लोगों को फील होगा कि हाँ भाई अर्थक्वेक आया है। ओके, एक चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि इसमें जो वेव्स होती हैं वो बाहर की तरफ ट्रैवल करती हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्मिक वेव्स ट्रैवल आउट इन ऑल डायरेक्शंस। तो सिस्मिक वेव्स जो होता है वो सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 टाइप है अर्थक्वेक की वेव्स की, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। वहीं पर पी वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, एस वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स और एल वेव्स को सरफेस वेव्स। ओके, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेदरिंग इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रिवर, वाटर, विंड एंड आइस। तो वेदरिंग क्या हो गया, वेदरिंग किसी चीज का टूटना, लैंडस्केप का टूटना बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू, लाइक रिवर के थ्रू भी टूट सकता है, वाटर, विंड, आइस, किसी के भी थ्रू, कोई भी पत्थर हो गया या कोई भी चट्टान हो गई वो टूट सकती है। ओके, अब जैसे ही रिवर एंटर करेगी प्लेन्स में, पहले ऊपर से तो पहाड़ों से तो वो उसके थ्रू आ गई, तोड़ तोड़ के वाटरफॉल के थ्रू आ जाती है। अब जैसे ही प्लेन्स में आएगी तो आप लोग देखते होंगे पानी कुछ ऐसे बहता है, जैसे मेरा एरो जा रहा है। ओके, तो ये बहुत बड़े बड़े टर्न्स लेती है जिनको हम लोग मिएंडर्स बोलते हैं। अब आप लोग को मैंने बताया था कि धरती मतलब पानी अपने साथ जो है या रिवर अपने साथ जो है वो सब कुछ लेके आती है जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, जैसे मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, कुछ भी हो गया वो सब लेके आएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो लेके आ रही है प्लेन्स में आई तो वो थोड़ा बहुत डिपॉजिट करके चली जाएगी, थोड़ा यहाँ डिपॉजिट करा, थोड़ा कहीं और डिपॉजिट किया, है ना। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये जो पानी है, क्योंकि इस तरह समझिए पानी कभी भी चलना बंद तो नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये चीजें बढ़ती रहती है, मतलब जो सामान रिवर लेके आई है वो छोड़ती चली जाती है, तो वहां पर एक कट हो जाता है जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम meander loops कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। कुछ टाइम बाद meander का जो लूप होता है वो कट हो जाता है रिवर में से, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज एज इट फ्लड्स it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank। अब देखिए जैसे अगर पानी बहुत ज्यादा आ गया एकदम तो फ्लडिंग आ जाएगी। ठीक है, फ्लड होगा मतलब बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आएगी तो बाढ़ अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगी, वो भी फाइन सॉइल लेके आएगी और वो जहां पर बह रही है वहां पर जमा करती हुई चली जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लड प्लेन का जनरेशन होगा। यहाँ पर ये जो रेज्ड बैंक्स है, मतलब यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठी हुई है फ्लड आने के बाद, उनको बोलते हैं हम लोग लिवीज,
ठीक है। और कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। मतलब क्या हुआ, सारे सेडिमेंट का कलेक्शन, मतलब जो भी टूट के समान आया है, फ्रॉम ऑल माउथ्स, सब माउथ में से, को हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर माउथ का मतलब क्या है, माउथ हमारा या आपका माउथ नहीं है यहाँ पर माउथ का वो है जहां पर रिवर जो है वो सी में मिल रही है, उसको बोलते हैं हम लोग माउथ। और वहीं पर ही डेल्टा बनता है, जहां पर रिवर जो है वो सी ओशन किसी में मिल रही है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स दस क्रैक्स डेवलप्स। अब इसको, इस लाइन को इस तरह समझिए, समुद्र है ये, समुद्र में रॉक्स भी होती हैं, तो जब सी में वेव्स उठती हैं, ये कंटिन्यूसली पत्थरों पर भी लगेंगी, जिसकी वजह से उनमें क्रैक आएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, वो क्रैक बड़ा होता चला जाता है और हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिनको हम बोलते हैं सी केव्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़े होते चले जाते हैं। दे दस हॉलो लाइक केव्स फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। मतलब हॉलो लाइक केव्स जो होती हैं, जैसे गुफाएं होती हैं बिल्कुल खाली, वैसी बन जाती हैं रॉक्स पर, जिनको हम लोग बोलते हैं सी केव्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, as the cavities become bigger and bigger only the roof of cave remains forming sea arches। जब धीरे धीरे ये सी केव्स बड़ी होती चली जाती हैं, तो केवल रूफ रह जाती है और यहाँ से आराम से पानी आर पार हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सी आर्चेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। अब क्या होता है कि जब ये पानी कंटिन्यूशन में इसमें लग रहा है, तो ये इसको तोड़ देगी या काट देगी, जिसकी वजह से केवल एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। एक बहुत स्टीप रॉकी कोस्ट, मतलब एक पत्थर जो बिल्कुल वर्टिकली खड़ा हुआ है सी वाटर में, उसको हम लोग बोलते हैं सी क्लिफ। ठीक है, इसको अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहले सी केव बनता है, क्योंकि बड़ा एक पत्थर है, उसमें कंटिन्यूशन में सी वेव्स लग रही हैं, जिसकी वजह से एक केव बन जाती है, गुफा बन जाती है। अब वो गुफा धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी, जिसको जब वो बन जाएगा सी आर्क, फिर क्या होगा, धीरे धीरे काफी टाइम बीतेगा, उसके बाद ये पूरा ही पत्थर टूट के अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैक्स। ठीक है, और फिर आती है हमारी सी क्लिफ। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एस्केप द सॉलिड रॉक्स बिलो। अब देखिए, ग्लेशियर्स में आप लोग को पता होगा आइस है, वहां पर बर्फ ही बर्फ है, वो भी लैंडस्केप को तोड़ती हैं, सॉइल को नीचे जमीन मतलब प्लेन्स में लेकर आती हैं, और वहां पर जो है वहां पर सॉलिड रॉक्स रह जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आइस टूटी, मतलब आइस पिघली, सॉरी टूटी नहीं पिघली, उस पानी बना, मतलब रिवर बनी, पानी बना, और वो पानी जो है वो ब्यूटीफुल लेक्स में आ गया या फिर कहीं पर इकट्ठा हो गया, तो वहां पर ब्यूटीफुल लेक्स भी बनते हैं। ठीक है, और कुछ जो चीजें नहीं रुक पाई तो वो बह जाती हैं और इधर नीचे प्लेन्स में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, द मटीरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड, दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। जो मटेरियल ग्लेशियर्स लाते हैं, चाहे वो पत्थर हो बड़े छोटे, सैंड हो सिल्ट हो, वो सब जमा हो जाता है, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। ओके, तो चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट्स इज विंड। एक एक्टिव एजेंट इरोजन का, किसी चीज को मतलब तोड़ने का और डिपॉजिट करने का डेजर्ट्स में, वो है विंड। इन डेजर्ट्स
रॉक्स आर इन द शेप ऑफ मशरूम्स नोन एज मशरूम रॉक्स। डेजर्ट्स में जो रॉक्स हैं वो मशरूम की शेप की हैं, जिनको हम लोग मशरूम रॉक्स भी बोलते हैं। अब ये भाई मशरूम की शेप में कैसे आई, क्वेश्चन इज दिस। तो जब हवा चली तो सैंड एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसने मशरूम की शेप ले ली। सिंपल सी चीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है when wind stops blowing the sand falls and gets deposited in low hill like structure forming sand dunes। जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो सारी रेत जो होती है वो गिर जाती है और डिपॉजिट हो जाता है लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब एक छोटा हिल बन जाता है जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है when grains of sand are very fine and light। जब सैंड के ग्रेन्स बहुत फाइन हो और बहुत लाइट हो तो जो हवा है वो उनको बहुत दूर डिस्टेंस तक ले जा सकती है। इतना दूर डिस्टेंस तब जब ले जाएगी तब बनता है लियोसिस। क्योंकि जब इस तरह समझिए, जब लाइट है कोई सैंड, ठीक है, हवा चली तो बहुत सारी सैंड उड़ गई, बहुत सारी सैंड उड़ गई और बहुत लंबा दूर जाकर एक बड़े एरिया में गिर गई, उसको हम लोग लियोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है लार्ज डिपॉजिट ऑफ लियोसिस इज फाउंड इन चाइना। लियोसिस के डिपॉजिट्स हमें चाइना में मिलते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। थैंक यू गाइस, यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।